आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है? उत्तराखंड की पुरा प्रजाति कौन सी? खस। ठीक है। अब ये खस नाम आपने सुना होगा, प्रचलन में काफी रहता है। ठीक है। और खासकर आपने सुना होगा कि आप किसी एक खास समुदाय या खास जाति के लोग को चिढ़ाने के लिए यूज करते हैं खस वर्ड या खसिया वर्ड। ये सारी चीजें चलती हैं, या राजनीति में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है ना ये वाला, कि लास्ट में खसिया बामण एक साथ, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसमें क्या है, खस कौन हो गए? राजपूतों के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और तब बदले में फिर तब ब्राह्मणों को भी चढ़ाया जाता है, उनको भाट भाट करके चढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें होती है, नहीं होता है? होता है, ये सारी चीजें चलती हैं। तो ये वर्ड आया कहाँ से, कौन ये खस लोग हैं? अब एक्चुअली में क्या है ना, कि जो यहाँ के 80 से 90% लोग ब्राह्मण हैं, वो भी खस मूल के ही हैं, यानी कि शुरुआत में खस ही थे। उन्हीं में से अब कहते हैं कि हमारा एक यहाँ कत्यूरी शासन हुआ, कत्यूरी अंतिम खस शासन कहा जाता है। और इन कत्यूरी के टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग बाहर से आए, तो उनसे जब संबंध बने तो तब यही खस आपस में बढ़ जाते हैं, एक बन जाते हैं खस ब्राह्मण, एक हो जाते हैं खस राजपूत। तो जो ये ब्राह्मण जो बोल रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं सब, तो अगर देखा जाए इतिहास में पीछे जाके, तो वो भी क्या है, खसों के ही वंशज हैं। ठीक है। अब ये खस लोग हैं कौन और ये लोग आए कहाँ से इस क्षेत्र में, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। अब देखिए, जो खस है इनकी भाषा के आधार पर हम इनको कहते हैं कि ये लोग आर्य या आर्यों की ही क्या रही होगी, एक उपशाखा रही होगी। ठीक है, क्योंकि आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, और इनकी भाषा भी क्या रही है, आपके संस्कृत रही है। और ये भी कहाँ, मध्य एशिया के क्षेत्रों से भारत में आए। अब ये खस लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इनके बारे में। आपने मध्य एशिया में एक जगह का नाम सुना होगा, कैस्पियन सागर। ठीक है, कौन सी जगह है? कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर के पास आप देखोगे तो एक पर्वत श्रेणी है, कौन सी? काकेशस। कौन सी पर्वत श्रेणी है? काकेशस। और कहां तक? काला सागर तक ये पर्वत श्रेणी जाती है। ठीक है। तो यहां के लोगों को कहा गया खस। यहाँ के लोगों को क्या कहा गया? खस। खस नाम प्रचलन में नहीं था उस टाइम पे। कौन सा नाम प्रचलन में था? कस्सी। और यही कस्सी आगे चलकर हुआ खस, खस से खास, और खस और खसिया, यही नाम आगे चलते रहे। तो यहाँ के जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था? कस्सी कहा जाता था। अब इसका प्रमाण क्या मिलता है? इसका प्रमाण ये मिलता है कि जो हम कैस्पियन सागर के बारे में पढ़ते हैं, इसमें जो आपके अरब साहित्य, अरब में अगर कैस्पियन सागर के बारे में लिखा है तो उसको क्या कहा गया है? खस या खस सागर कह सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या कहा गया? खस सागर कहा गया। तो इसका मतलब ये मान्यता है कि ये लोग कहाँ के निवासी रहे? आपके कैस्पियन सागर या कॉकेशस पर्वत श्रेणी के। तो वहां से धीरे धीरे जैसे समय आगे निकलता रहा, तो इनके कुछ कुछ समूह इधर उधर निकलते रहे। एक समूह आपका यूनान की तरफ निकल गया, एक आपका जो इराक, ईरान या अरब वाला क्षेत्र है वहां से अफ्रीका की तरफ निकल गया, और एक आपका किस क्षेत्र में आ गया? भारतीय क्षेत्रों में आया। अब देखो, आर्यों का भी जो आने का रूट था यही था, सेम रूट था। तो लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ये आर्य ही है या ये आर्यों से पहले आए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। वो इनकी जो प्रथाएं हैं या सामाजिक मान्यताएं हैं, उसके आधार पर इनको आर्यों की एक उपशाखा मान लिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये कहाँ के मूल निवासी? यहाँ के मूल निवासी थे। तो ये वहां से आए और आपके पूरे हिमाचल प्रदेश, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश, कुमाऊं, गढ़वाल, और आपके कहाँ पहुंच गए? नेपाल तक ये लोग क्या हो गए? विस्तृत हो गए। अब उत्पत्ति के बारे में देखो, जो नेपाल है, नेपाल के संविधान में लिखा गया है वहां पर कि जो वहां पर रहने वाले क्षेत्रीय हैं, ब्राह्मण हैं, ये सारे लोग ही क्या हैं? खस हैं। दलितों को छोड़कर, जो खसों में जो वहां दलित हैं उनको छोड़कर जितने भी वहां पर क्या है? ब्राह्मण हैं, या फिर आपके कौन है? क्षेत्रीय लोग हैं या राजपूत लोग हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? खस हैं। तो ये मान्यता है कि जो ये क्षेत्रीय है, इसी शब्द से, मतलब जो हम पढ़ते हैं या एग्जाम की दृष्टि से जो हम पढ़ रहे हैं, कि इसी क्षेत्रीय शब्द से आपका खस बना है। ठीक है, मान्यताएं हैं, क्योंकि पूरा प्रमाण तो नहीं, बस बहुत सारे लोगों ने लिखा है इनके बारे में। तो क्षेत्रीय, क्षेत्रीय मतलब क्या हो गया? क्षेत्रीय का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र हो गया, जहां पर रहने वाली योद्धा जाति।
अब अगर खस यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे पहले कौन कौन, नाग जाति रह रही है, कोल रह रहे हैं, किरात रह रहे हैं, भाई उनको हराने के बाद ही तो ये यहाँ रहे होंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इनमें खास बात रही होगी। तो योद्धा जाति के रूप में क्षेत्रीय शब्द लिखा जाता है, तो माना जाता है कि भैया इसी शब्द से इनका क्या हुई होगी, उत्पत्ति। अब योद्धा लोग हैं, अब इसके अन्य नाम क्या क्या मिलेंगे आपको, खस राजपूत, क्योंकि युद्ध करने वाले राजपूत लोग, पहाड़ी राजपूत यानी कि ये नेपाल के या कुमाऊं गढ़वाल या हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, और एक और नाम मिलेगा गोरखाला, क्योंकि जब ये खस लोग आपके नेपाल में भी रहे। अब उसके बाद जब आपका बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो कई लेखक लिखते हैं कि इन खस लोगों ने, अब एक्चुअल में क्या था ना, थोड़ा इस चीज को समझिए कि कहीं कहीं पर क्यों इनको आर्यों की उपशाखा माना जा रहा है, पूरा आर्य क्यों नहीं माना जा रहा है। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि आर्यों की जो व्यवस्थाएं थी उसमें जाति प्रथा आ चुकी थी, जाति प्रथा थी, लेकिन ये लोग जाति प्रथा का थोड़ा विरोध करते थे, इसलिए थोड़ा दूरी बनाए रखते थे उन सारी चीजों से। इसलिए क्या हुआ कि मनुस्मृति में इनको जातिच्युत यानी कि जाति से हटा हुआ बताया गया है। क्या बताया गया है, जाति से हटा हुआ। अब यानी कि मतलब हिंदू धर्म में मान्यता नहीं मिल रही है, तो कहते कि इन्होंने वहां पे बौद्ध धर्म ही अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसीलिए तो वहां पर जब महाजनपद पढ़ते हैं तो हम एक राजवंश पढ़ते हैं, कौन सा राजवंश, मल्ल राजवंश, मल्ल पढ़ते हैं वहां पे। लेकिन कहते हैं कि बाद में जो बाबा गोरखनाथ या गुरु गोरखनाथ हुए, उनकी शरण में ये लोग आए, उनके फॉलोअर ये बन गए, यानी कि ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो गए, हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए। और हिंदू बनने के बाद गोरखनाथ के फॉलोअर ये कहलाए, और फिर इनको क्या कहा गया, गोरखा शब्द वहां से निकला। तो ये इन्हीं लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए एक नाम इनका क्या मिलेगा, आपका गोरखाला नाम मिलेगा। ठीक है, संबंध कहां से हम बात कर रहे हैं, मध्य एशिया वाले क्षेत्र से। मध्य एशिया वाले क्षेत्र से बहुत सारे लोग यूनान या अफ्रीका की तरफ चले गए, कुछ लोग आपके भारत की तरफ आए। अब वहां से ये लोग सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं कि आपका कौन सी नदी है, सिंधु नदी, उसी के आसपास सबसे पहले वैदिक कालीन सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था। अब जब वैदिक काल पढ़ते हैं तो ये वैदिक काल कब का पढ़ते हैं हम, 1500 बीसी से 600 बीसी तक का पढ़ते हैं। 1500 बीसी से 600 बीसी तक आपका ऋग्वैदिक काल माना जाता है। और यहां पर भी हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग 1500 से 1000 बीसी तक का चलता है, जिसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा आपका 1000 से 600 बीसी तक का चलता है, जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। जितने भी कर्म कांड या अथर्ववेद, जितनी भी चीजें ऐड हुई है आपके उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है, तो कहीं पर ये माना, इनका संबंध उत्तर वैदिक काल वाले आर्यों से माना जाता है। तो कुल मिला के अभी तक जो भी जाति हमने पढ़ी वो सब गैर आर्य बताई गई है, लेकिन इनका संबंध हम कहीं ना कहीं किससे बता रहे हैं, आर्यों से बता रहे हैं। अब आर्यों से बताने का कारण इनकी प्रथाएं, सामाजिक विशेषताएं। ठीक है, तो निवास जब ये आए तो शुरुआत में सिंधु नदी के आसपास, यानी कि आपके कौन सा, अफगानिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया में बसे। लेकिन जब हम क्या ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल पढ़ते हैं, उसमें जब हम कथा पढ़ते हैं कि जो आपका पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जो कथा है कि किस तरीके से, उसमें तो बड़ी लंबी कथा लिखी गई है कि आप ये लोग कहाँ, फिर गंगा नदी की ओर शिफ्ट होने लगे, यानी कि सिंधु नदी से गंगा नदी की ओर शिफ्ट होने लगे। तो जाहिर सी बात है ये लोग भी आगे की तरफ आए होंगे। आगे की तरफ आए तो पूरा आपका हिमाचल, नेपाल और उत्तराखंड के हिस्सों में क्या हो गए, ये बस गए। इसलिए इस क्षेत्र को खस देश भी कहा जाता था। ठीक है, धर्म की बात करें तो देखो, शुरुआत में जब ये जिस क्षेत्र में रहते थे तो थोड़े बहुत देवी देवता तो सब मानते हैं, लेकिन जब इन्होंने उन पर्वत श्रृंखलाओं से हिमालय की ओर यात्रा की होगी तो रास्ता मेरे ख्याल से इतना आसान तो नहीं रहा होगा, टफ रास्ता है। पहाड़ों से ये होते हुए आ रहे हैं, किसी खतरनाक क्षेत्र के प्राणी, और दूसरा कहाँ, हिमालय श्रेणियों में आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि रास्ते में दिक्कतें बहुत ज्यादा आई होंगी, तो जाहिर सी बात है कि देवता भी फिर बहुत ज्यादा ये लोग मानने लगेंगे। भाई जितना ज्यादा डर है उतने ज्यादा देवी देवता। अब यहाँ के लोगों में थोड़ा बहुत संपर्क में आने से देवी देवता ये इनके भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो ये लोग भी क्या है, अब एक्चुअल में क्या हुआ कि जब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अटैक किया, राज किया, तो इन्होंने किनको, नागों को, कोलों को, किरातों को, इन सबको परास्त किया। अब ये लोग, अब उन्होंने बाद में क्या करना शुरू कर दिया, इनकी महिलाओं से विवाह करना शुरू कर दिया, यानी कि वैवाहिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। अब ये नाकुल हैं या कोल है, किरात हैं, ये सब शिव के उपासक थे, लेकिन ये लोग शिव के उपासक नहीं थे।
देखो शिव की पूजा इन्होंने कब शुरू कर दी, जब इन्होंने यहाँ स्थानीय लोगों से विवाह करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, महिलाओं से विवाह करना शुरू कर दिया। अब जो इनके अपने देवता थे, अपने देवता कौन थे, कसु थे। अपने देवता इनके क्या थे, कसु थे। यहाँ के लोग के देवता क्या पढ़ रहे हैं, हम शिव पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, महिलाओं से विवाह करना शुरू कर दिया। महिलाएं थोड़ी ज्यादा धार्मिक होती हैं, तो धीरे धीरे यही देवता फिर एक किसमें कन्वर्ट हो गया, महासु में। क्योंकि महासु का मतलब भी क्या होगा आपका, महान देवता भी होगा। शिव का मतलब भी महान देवता ही है, तो मिक्सचर फॉर्म होगा। यानी कि काफी लोग महासु और शिव को सेम ही मानते हैं, जबकि अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, तो इनके अपने देवता क्या थे, कसु थे। लेकिन यहाँ किसके संपर्क में आने से, यहाँ की महिलाओं से विवाह करने के कारण इन्होंने इस चीज को मानना शुरू कर दिया, तो इन्होंने शिव की उपासना भी शुरू कर दी। लेकिन इनके अपने कौन है देवता, कसु हैं। जो यहाँ के संपर्क में आने से मिला जुला रूप बन गया, वो मिला जुला रूप क्या बन गया आपका, महासु। महासु जिसको हम क्या कह रहे हैं, मस्टो। यानी कि शिव की पूजा के साथ साथ अपने स्थानीय देवता की पूजा करते थे। क्या नाम था उनका, मस्टो, जिन्हें आज हम महासु के नाम से जानते हैं। और इनकी पूजा पद्धति क्या कहलाती थी, देवाली कहलाती थी। ठीक है, ये महासु आपके पूरा हिमाचल इन क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवता हैं। और कहते हैं कि भैया हिमाचल में तो पूरे जिले का नाम महासु था। ठीक है, जब हिमाचल का एकीकरण हुआ, यानी पुनर्गठन हुआ, तो तब वहां पे कुछ जिले बनाए गए। जैसे आपने सुना होगा, शिमला का नाम सुना होगा, सोलन का नाम सुना होगा, तो इस महासु जिले को ही काटकर या तोड़कर क्या बनाए गए, ये जिले बनाए गए। तो इन पूजनीय देवता है। इससे ये पता चल रहा है कि ये खसों का क्षेत्र रहा होगा। ठीक है, तब शिव की पूजना, महासु की पूजा कर रहे हैं, तो साथ साथ में क्या, नाग पूजा, जागर, ठीक है, बलि प्रथा, सारी चीजों का प्रचलन होगा। अब ये लोग भी उसी क्षेत्र से आए जिस क्षेत्र से आर्य आए। हम आर्य मान भी रहे हैं। अब आर्य मानने का एक और कारण क्या है, क्योंकि इनकी भी लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत है। और आर्य की लैंग्वेज भी क्या है, संस्कृत है। इसी आधार पे तो इनको क्या कहा जा रहा है, आर्य कहा जा रहा है। तो जब ये अपने क्षेत्र से निकले होंगे, तो शुरुआत में लैंग्वेज क्या रही इनकी, संस्कृत रही। तो प्रारंभिक लैंग्वेज तो संस्कृत रही। लेकिन जब ये इन क्षेत्रों में आके बस गए, अब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में इन्होंने कोल किरातों को हराया। अब जब इन क्षेत्रों में आके बस गए, मान लीजिए कि आप किसी अन्य क्षेत्र में जाके बस रहे हैं, या फिर आप अपने गांव से इन क्षेत्रों में आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। गांव में अधिकतर कौन सी लैंग्वेज चल रही है, गढ़वाली चल रही है। कुमाऊं में कुमाऊनी चल रही है, चलती है, वर्ड यूज होते हैं। लेकिन शहर में आके मुश्किल से एक दो शब्द पूरे दिन भर में यूज होता होगा, जबकि सब क्या है, गढ़वाली ही है। मैं भी हूं, लेकिन ना मैं गढ़वाली में पढ़ा रहा हूं, ना आप गढ़वाली बोल रहे हैं। रीजन क्या है, क्षेत्र बदला तो आपको उस क्षेत्र के अनुरूप ही अपना व्यवहार या अपनी भाषा को रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे क्षेत्रों में जाओगे, तो तब आपकी लैंग्वेज में थोड़े इंग्लिश के शब्द थोड़े ज्यादा आ जाएंगे, होगा। यानी कि आप अपनी भाषा को दूसरी जगह पे किस लिए यूज नहीं करो, रीजन क्या है कि उसका जो परिचालन है, उसकी उपयोगिता है, वहां पे जाके कम हो जाती है। अब ये संस्कृत बोलने वाले हैं, यहाँ पे आके यहाँ के जातियों को नाश कर रहे हैं। बट ऐसा भी नाश नहीं कि सबको मार दिया, वैवाहिक संबंध भी तो बना रहे हैं। अब उन लोगों के साथ रहना है, तो उन लोगों के साथ रहने के लिए कौन सी भाषा बोलनी पड़ेगी, जो उनकी भाषा होगी। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने अपनी भाषा को छोड़ा होगा और यहाँ की स्थानीय बोली बोलने लगे होंगे। तो बाद में इन लोगों ने कौन सी भाषा बोलने शुरू कर दी, मुंडा। तो इन्होंने भी कौन सी भाषा अपना ली, मुंडा। पर प्रारंभ में कौन सी भाषा इनकी रही, ठीक है। दूसरी चीज जो इनकी आजीविका है, आजीविका में जो कहते हैं कि जो वर्तमान टाइम पे जो हम क्या देख रहे हैं, अपने यहाँ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देखिए, कोलों किरातों ने खेती पशुपालन किया, लेकिन उस खेती और पशुपालन को आधुनिक रूप देने का काम किसने किया, इन्होंने किया। क्योंकि आर्य लोग गाय को पूजनीय मानते थे, क्योंकि अपने क्षेत्र के से भी और यहाँ भी आए, तो गाय को पूजनीय, जो हम लोग गाय को पूजनीय मान रहे हैं, ये किसकी देन है, खसों की देन है। क्योंकि गाय को पूजनीय बनाने के लिए इन्हीं का महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा, जो हमारे ज्यादातर त्योहार हैं, वो त्योहार भी हम इन्हीं की वजह से मना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खेती और सीढ़ीदार खेत बनाने शुरू किए। जो आज हम देख रहे हैं, वहां नहर कैसे पहुंचानी, पानी कैसे पहुंचाना है, वो इन्होंने ही किया। हरियाली, अब खेती करेंगे तो हरियाली, तो उसका एक त्योहार मनाया जाता है, हरेला। दीपावली, ठीक है, उत्तरायणी मेला, ये सारे के सारे त्योहार किसकी देन माने जाते हैं, खसों की देन। गाय को पूजना किसकी देन माना जाता है, खसों की देन माना जाता है। इन्होंने ये सारी चीजें की और खेती को आधुनिक स्तर पर ये लोग ले गए।
ठीक है। अब जो प्रथाएं इनके समाज में संचालित थी, इन प्रथाओं के जब देखा जाता है तो इस हिसाब से भी बोला जाता है कि ये लोग किसके, आर्यों के निकट या आर्यों के ही संबंधी रहे होंगे। तो कौन कौन सी प्रथा इनके समाज में संचालित थी? तो एक प्रथा आपकी कौन सी प्रथा हो गई? घर जमाई प्रथा। अब घर जमाई प्रथा, इसके बारे में तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो घर जमाई आप सबको पता है। या फिर आप अनिल कपूर की एक पिक्चर देख लेना, लाडला, है ना। घर जमाई का मतलब आप समझते हैं कि अगर आप किसके घर में रहने लग जाओ। अब एक्चुअली में ऐसा क्यों है? देखो, घर जमाई, मान लीजिए कि वहां पर खेती हो रही है, जब आप किसी कन्या के साथ विवाह कर रहे हो वहां खेती, क्योंकि जहां खेती होगी तो खेती में श्रम शक्ति सब होंगे, यानी कि सब हेल्प करते होंगे। एक और आदमी ऐड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो खेती वाले में घर जमाई वाली प्रथा चल जाएगी। अभी क्या है कि मान लीजिए आपके ससुर जी कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए अपना परिवार पालना मुश्किल है, तो घर जमाई किसी को बनाएंगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसे समाज में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कृषि वाले समाज में चलता है, क्योंकि वहां जितनी ज्यादा श्रम शक्ति होगी उतना ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा। तो घर जमाई प्रथा कृषि में चल जाती है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको अगर बनना है घर जमाई तो बढ़िया है, ठीक है। जेठो प्रथा। अब जेठो प्रथा का मतलब क्या हो गया? जेठ का मतलब आप समझते होंगे, जेठ जी किसे कहते हैं? जेठ, बड़े को कहते हैं। अब जेठो प्रथा कि भैया पिता की संपत्ति जैसे जितने भी बेटों में बट रही है, तो अधिकतर जो हिस्सा होगा वो किसका होगा? क्योंकि जब भी राजा मरता था या कोई भी धनी या कुलीन व्यक्ति या कोई भी की डेथ हो जाए, तो उसके बाद राजा बनने के सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते थे? जो सबसे बड़ा बेटा होता था। अब भाई 3-4 बेटे किसी व्यक्ति के, वो भी तो कहेंगे कि भैया हमें भी राजा बनना चाहिए, तो ऐसे में तो हर टाइम पे विवाद होगा। तो उसके लिए एक फिक्स प्रथा होनी चाहिए ना, कि भाई जिससे हाँ क्लियर हो जाए कि हाँ भाई बड़ा भाई है, ये राजपाट संभाल लेगा। हम अपने जितने भी पौराणिक ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं उसमें बड़े भाई को ही राजा बनाया गया। चाहे हम महाभारत पढ़े उसमें युधिष्ठिर हैं, अगर हम क्या पढ़े, रामायण पढ़े उसमें राम। बाकी भी तो लड़ सकते थे, हमें क्यों नहीं बनाया राजा? क्योंकि इस चीज को स्टैब्लिश करना पड़ता है समाज में, ताकि आगे चलकर विवाद ना हो। और ये प्रथा क्या कहलाती है? जेठो प्रथा कहलाती है, ठीक है। फिर आती है टिकवा प्रथा। अब एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा है, जो आपके आर्यों से संबंध को दर्शाती है इनके। क्योंकि ऋग्वेद में या वैदिक संस्कृति में एक प्रथा का उल्लेख है, वो है नियोग प्रथा। कौन सी प्रथा है? नियोग प्रथा। अब ये नियोग प्रथा या टिकवा प्रथा ये सेम ही है। अब ये प्रथा में क्या था कि मान लीजिए कोई विवाहित स्त्री है, किसी महिला का विवाह हो रखा है और उनके पति की क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। तो देखो, महिला की उपयोगिता तो पहले से रही, क्योंकि उर्वरक शक्ति के रूप में जाना जाता था उन्हें। तो ऐसे में अब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई महिला वैसे ही पति नहीं है, डेथ हो गई है, तो सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा उनके साथ व्यवहार गलत होता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें ना हो तो उनको ये अधिकार था, यानी कि ये प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी कि वो किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकती है? अपने घर में रख सकती है या फिर विवाह कर सकती है। और खासकर किससे? पति के ही छोटे भाई से या फिर किसी अन्य व्यक्ति से भी। यानी कि महिला किसी, इतनी छूट थी, अगर पति मर जाए तो किसी अन्य व्यक्ति से वो क्या कर सकती है? विवाह करती है। तो ये कौन सी प्रथा थी ऋग्वेद में या वेदों में? नियोग प्रथा। और इनके यहाँ भी ये प्रचलन में थी, तो इसको क्या कहा गया? टिकवा प्रथा कहा गया, ठीक है। अब देखो, जब ये प्रथा है तो माने कि दूसरे से विवाह कर सकती है। तो उसके बाद एक और प्रथा इसमें चलती थी, झटेला प्रथा। अब झटेला प्रथा क्या हो गई कि मान लीजिए कोई महिला है, अब महिला का विवाह हुआ किसी व्यक्ति से, ए नाम के व्यक्ति से। अब इस व्यक्ति का देहांत हो गया, तो इस महिला को अधिकार है ना, वो दूसरे से विवाह कर सकती है। पहला पति तो मर गया, अब मान लीजिए कि पहले पति से उसे एक संतान है, क्या है? उपलब्ध है, मतलब है, पहले पति से उसे संतान है। उस महिला ने विवाह कर लिया किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उसके पहले पति से उत्पन्न संतान क्या कहलाती थी? झटेला कहलाती थी। यानी कि झटेला क्या है? पहले। अब जहां महिलाओं को दूसरा विवाह करने का अधिकार ही नहीं होगा, वहां झटेला प्रथा भी नहीं होगी। यानी कि ये इनकी उन्मुक्तता को दर्शाता है कि हाँ भाई इतना खुला समाज है, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट प्रथा कौन सी मिलती थी इनके यहाँ पे? देवदासी प्रथा। कौन सी प्रथा है? देवदासी प्रथा। अब देवदासी प्रथा आपने देखा होगा, बहुत सारे मंदिरों में गए होंगे आप, तो भगवा सा वस्त्र धारण किया जाता है कई लोगों ने, या फिर आपने यहाँ भी देखा होगा व्हाइट व्हाइट वस्त्र धारण किया जाता है बहुत लोगों ने, लड़कियों ने।
तो क्या वो विवाह करती हैं? नहीं करती हैं। उन्होंने क्या कर दिया है? सांसारिक मोह माया छोड़ दिया। विवाह कौन करेगा? जिसको संसार की मोह माया है, जैसे तुम लोग लालची। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। बट देवदासी प्रथा क्या होता था कि जो घर की बड़ी बेटी है उसको जैसे मंदिरों में दान करने की ये भी प्रथा थी कि वो अपना जो भी जीवन है वो किसके लिए समर्पित हो जाएगा? मंदिरों के लिए समर्पित हो जाएगा। जैसे आपने वर्ड सुना ना साध्वी, ये वर्ड उन्हीं के लिए यूज होता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसको समर्पित कर दिया? मंदिरों को समर्पित कर दिया है। आप में से कोई होगा अगर घर की बड़ी लड़की, तो उनको मत बोलना कि ये ग्रुप सी की तैयारी करो या किसी और एग्जाम की तैयारी करो। उन्होंने पढ़ लिया तो भेज देंगे फिर आपको, ठीक है? तो ऐसा ना हो, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा टेंशन मत लीजिए। तो ये प्रथाएं इनके समाज में प्रचलित थी। कौन कौन सी? घर जमाई प्रथा, जेठो प्रथा, टिकुआ प्रथा, झटेला प्रथा, देवदासी प्रथा। ये सारी प्रथाएं क्लियर हो गई क्या क्या इन प्रथाओं में था। अब इनका हमें वर्णन कहाँ कहाँ से मिल रहा है? देखो, जो इनके हमने मूल निवास का वर्णन किया कि कैस्पियन सागर जो मानते हैं, तो ये तो हमें किसमें मिलता है? डी शर्मा की एक बुक है हिमालय के खस। ये भी याद रखिएगा, हिमालय के खस किसकी बुक है? ये डी शर्मा की बुक है। इसमें इनके मूल निवास के बारे में जानकारी हमें क्या हो रही है? मिल रही है, ठीक है? पौराणिक वर्णन की बात करें तो पौराणिक वर्णन हमें किसमें मिलता है? महाभारत में मिलता है। महाभारत में सभा पर्व में इनका वर्णन मिल रहा है कि इन्होंने जो महाभारत का युद्ध हुआ था उस युद्ध में किसकी तरफ से भाग लिया था? कौरवों की तरफ से भाग लिया था। इसके अलावा महाभारत में जो कर्ण पर्व है, कर्ण पर्व में एक जगह का नाम लिखा गया है मद्र देश। जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे वहां पर हम जो मगध साम्राज्य का एक राजा पढ़ेंगे बिंबिसार, उसने भी मद्र देश की राजकुमारी से विवाह किया था। मद्र देश कहाँ के लिए कहा जाता है? पंजाब के लिए। तो मद्र देश से आपके हिमालय तक, यानी कि जहां तक किरात लोग रहते थे, वो क्षेत्र खसों का बताया गया है। यानी कि खसों का उल्लेख किसमें मिल रहा है? महाभारत में मिल रहा है। विरहद संहिता, विरहद संहिता में भी उल्लेख मिल रहा है। विरहद संहिता लिखी किसने है? वराह मिहिर ने लिखी है। किसने लिखी है? वराह मिहिर। और इसमें खसों को क्या लिखा गया है? तंगा लिखा गया है। खसों के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है विरहद संहिता में? तंगा, ठीक है? नेक्स्ट वर्णन इनका किसमें मिल रहा है? मनुस्मृति में। अब देखिए मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि उसमें बताया गया है कि जैसे इनको ये क्या है? क्षत्रिय जाति है, राजपूत ही इनको बताया गया है। बट कैसा राजपूत बताया गया है? अब हम कह रहे हैं कि इन्होंने थोड़ा जाति प्रथा का थोड़ा विरोध किया और इन्होंने इसलिए उन जातियों से दूरी बनाए रखी जहां थोड़ा जाति व्यवस्था चलती थी। अब वैदिक संस्कृति में जो हम उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, जाति व्यवस्था स्टैब्लिश हो चुकी थी। उन्होंने ही सारी रचना लिखी है, मनुस्मृति उसी के बाद लिखी गई है सारी चीजें। तो इसमें क्या कहा गया कि भाई अब जो हमारी बात को नहीं मान रहे, मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं, घर वालों की हर बात का विरोध करते हैं, तो घर वाले क्या करेंगे फिर आपके साथ? निकाल देंगे। पर निकालने के बाद आप संतान तो उन्हीं के रहोगे। बस ये है कि वो बोलेंगे कि हाँ ये मेरे अपने बच्चे हैं, ये निकाला हुआ बच्चा है। इनको भी क्या कहा गया? इनको एक तरीके से बुरा साबित कर दिया गया। उसमें क्या लिखा गया इनके लिए? व्रात्य खस या व्रात्य राजपूत लिखा गया है। व्रात्य का मतलब क्या होता है? जिसको जाति से निकाल दिया गया हो। या फिर एक और शब्द लिखा गया मलेच्छ। क्या लिखा गया है? मलेच्छ। मलेच्छ मतलब समझते हैं ना आप? दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोग हो गए मलेच्छ, गंदे लोग, बुरे लोग, ठीक है? मलेच्छ शब्द या राक्षसों के लिए, इन सारे सब के लिए यूज करते थे हम मलेच्छ, ठीक है? हमारे जो वैदिक संस्कृति है वहां पर बहुत चीजों को मतलब ये लिखा गया था ना कि जो पानी पार करना पाप माना जाता था। जब आप इतिहास पढ़ते तो वहां पे एक 1824 का क्रांति पढ़ते हो बैरकपुर छावनी में। अब उन लोगों ने क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। अब विरोध करने का कारण क्या था कि अंग्रेजों का किसके साथ युद्ध हुआ? बर्मा के साथ, यानी कि म्यांमार के साथ युद्ध हुआ। तो उनकी सेना को बंगाली खाड़ी से पानी के माध्यम से ले जाया जा था कहाँ? म्यांमार। तो जितने भी ये ब्राह्मण लोग थे सेना में, इन्होंने विरोध इसलिए किया था क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा गया है? पानी पार करने वाले को मलेच्छ कहा गया है, ठीक है? मलेच्छ मतलब पूरे संदर्भ में यूज हो रहा है, इसलिए विरोध भी हुआ था।
तो समझ गए, इसमें इनको व्रात्य या मलेच्छ कहा गया है। किसमें कहा गया? मनुस्मृति में कहा गया है। ठीक है। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर हैं। और काव्य मीमांसा या राजशेखर ने इस देश यानी कि कुमाऊं, गढ़वाल, हिमालय जो है, इसको क्या कहा गया है? खस देश कहा है। क्या कहा है? खस देश। अब खस देश कहा है, इससे क्या संबंध है? अब हम क्या, जैसे मान लो अभी जो चल रहा है भारत में, हिंदू राष्ट्र घोषित करो, हिंदू राष्ट्र घोषित करो। क्यों करो? क्योंकि भाई हिंदू रहते हैं इसलिए करो। अब मान लीजिए कोई युगांडा के लिए तो नहीं कहेगा कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो। क्यों? क्योंकि हिंदू ही नहीं रहते। तो जो लोग वहां रहेंगे उसी नाम से उस जगह को संबोधित किया जाएगा। तो अगर यहाँ खस लोग रहते ही नहीं तो जाहिर सी बात है इसको खस देश नहीं कहा जाता। तो खस लोग यहाँ पे रहते होंगे, इसीलिए इसको क्या कहा गया? खस देश कहा गया है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के राइटर कौन है आपके? कल्हण है। कौन है? कल्हण है, कश्मीर में रहते थे। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने तो काफी चीजें कही है। इन्होंने कहा कि जो कश्मीर से ढलान पर जो पहाड़ी स्थिति है, यानी कि जो आपका नेपाल हिमालय वाला क्षेत्र है, कश्मीर हिमालय से हटके नेपाल हिमालय वाला क्षेत्र है, वहां खस लोग रहते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जो एक खस, कस से बना है, कस, कसिया या खस, खसिया इसी से वर्ड बना है। तो जो ये कश्मीर है, या फिर हम जो पढ़ते हैं कुशीनगर, ये नाम भी किसके वजह से? खसों के वजह से ही क्या हुए? प्रचलित हुई। ये मान्यता भी है। तो रजतरंगिणी में कल्हण क्या बोल रहा है? नेपाल हिमालय में इनका निवास स्थान बता रहा है कि यहाँ पर ये खस लोग क्या करते हैं? रहते हैं। और स्कंद पुराण में ये जो केदार खंड वाला क्षेत्र है, स्कंद पुराण में कौन सा क्षेत्र हो गया आपका? केदार खंड वाला क्षेत्र है। इसको क्या कहा गया है? खस मंडल कहा गया है। क्या कहा गया? खस मंडल। और राहु सांकृत्यायन भी क्या कहता है कि भैया ये क्या है? खस मंडल है। मतलब किरात मंडल के बाद ये क्या बना? खस मंडल। यानी किरातों को हराने का श्रेय किसे जाता है? खसों को जाता है। नेक्स्ट आपका बंगाल के पाल शासकों का अभिलेख भी मिलता है। बंगाल के जो पाल शासक हुए उनके अभिलेख में क्या मिला? आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, अशोक चल। अगर आप गोपेश्वर का त्रिशूल लेख देखोगे, वहां पर अशोक चल का वर्णन मिलता है कि उत्तराखंड में आक्रमण करता है 1191 में। तो बंगाल के पाल शासकों के उल्लेख में क्या मिल रहा है कि जो अशोक चल है वो खसाधिपति शासक है। मतलब अशोक चल को खस देश का राजा बताया है। किस अभिलेख में? बंगाल के जो पाल शासक थे उनके अभिलेखों में। किसको? अशोक चल को, अशोक चल को कहाँ का शासक बताया है? खस देश का। यानी कि खस देश रहा होगा, क्योंकि अशोक चल के प्रमाण है कि उसने यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। इसके अलावा जो खजुराहो के शिलालेख हैं, इस शिलालेख में क्या मिलता है कि जो आपका यशोवर्मन यानी कि जो चंदेल हुए, इन्होंने किससे युद्ध किया था? खसों से युद्ध किया था। यानी कि इसमें खसों से युद्ध का वर्णन है। तो यहां से हमें किसकी जानकारी मिलती है? खसों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपने चमोली में एक जगह और सुनी होगी, कौन सी? मलारी। सुनी है? कौन सी जगह है? मलारी। अब मलारी में जब उत्खनन होता है, यानी कि जब खुदाई होती है, पुरातात्विक खुदाई, तो जो फर्स्ट टाइम होती है आपके कब होती है? 1956 में। शिव प्रसाद डबराल जी का नाम यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिले थे? समाधान मिले थे, यानी कि कुछ कंकाल वगैरह मिले थे। तो जो राहु सांकृत्यायन है वो कहते हैं कि जो ये समाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें, ये किसके हैं? खसों के हैं। उन्होंने उन समाधानों को खसों का बताया। तो यहां से हमें किसकी जानकारी मिल रही है? खसों की जानकारी मिल रही है। अब खस एक ऐसी जाति है जो प्राचीन समय से लेकर और वर्तमान तक है। हालांकि स्थिति थोड़ी सी कमजोर, क्योंकि खस कन्वर्ट कह रहे हैं हम कि ब्राह्मण, राजपूत, इन सब का संबंध ही किसी से है? खसों से ही है। तो आज के बाद चिढ़ाना बंद कर देना, क्योंकि आप स्वयं को ही बोल रहे हो अगर कोई चिढ़ाता है किसी को। ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं कि ये प्राचीन समय में भी थी और आधुनिक समय में भी है, तो इनको क्या किया गया? 1885 में किसमें? शूद्र वर्ग में क्या कर दिया जाता है? सम्मिलित कर दिया जाता है। और किसका वंशज कहते हैं इन्हें, या किससे संबंधित बताते हैं इन्हें? आर्यों से संबंधित बताते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गई? खस प्रजाति हो गई।